नमस्कार, मैं दिनेश गौतम। टाइम्स नाउ नव भारत पर आप देख रहे हैं खबरों का रोलर कोस्टर बिग एंड बोल्ड। आपके लिए जरूरी हर खबर आपके पसंदीदा अंदाज में, विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम, बुलेटिन विद नो कंफ्यूजन। सबसे पहले वो खबरें जो आज खास तौर पर रही बिग एंड बोल्ड। ये वो खबरें आपके सामने। माफिया अतीक अहमद की मौत के बाद प्रयागराज में गुंडा टैक्स कौन मांग रहा है? अतीक तो गया, फिर अतीक को जिंदा कौन किए हुए? इसके अलावा आपको दिखाऊंगा अतीक गैंग के वो फाइल में बहन बहनोई सबका नाम है। बात राजदंड की भी होगी। सेंगोल बताऊंगा, नए संसद भवन में वो बिग सेंगोल स्थापित किया जाने वाला है, उससे विपक्ष किस तरह से बोल्ड हो चुका है। ये भी बताएंगे आपको मोदी पर कांग्रेस किस तरह अधीर हो चुकी है और जिसका 2024 में परिणाम गंभीर हो सकता है। साथ ही बात होगी पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की, जहां आज रात कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन पहले बात बिग एंड बोल्ड की, इन अहम खबरों की। सबसे पहले आपको दिखाता हूं ये बिग एंड बोल्ड खबर। सबसे अहम खबर, प्रयागराज से अतीक अहमद के करीबियों पर ईडी का शिकंजा। प्रयागराज के बड़े कारोबारी संजीव अग्रवाल को ईडी का नोटिस। बिल्डर संजीव अग्रवाल से पूछताछ करेगी ईडी। सिविल लाइंस में संजीव के कई कमर्शियल प्रोजेक्ट्स, पुरानी इमारतें खरीदकर नई बिल्डिंग बनाने का धंधा। कई कमर्शियल प्रोजेक्ट में अतीक का पैसा लगा हुआ था, सोर्सेज बता रहे हैं। बिग एंड बोल्ड में अगली अहम खबर, उमेश पाल हत्याकांड को लेकर यूपी पुलिस 26 मई को दाखिल करने वाली है चार्जशीट। नामजद 9 लोगों के अलावा कई लोगों के नाम इसमें शामिल है। अतीक की बहन आयशा और बहनोई का नाम भी इसमें शामिल है। और इस संदर्भ में असद के दोस्त अतिन, अतीक के सहयोगी नियाज अहमद का भी नाम लिया जा रहा है। शूटरों की मदद करने वालों के नाम भी चार्जशीट में शामिल। 24 फरवरी को सरेआम की गई थी उमेश पाल की हत्या। बिग एंड बोल्ड में अगली अहम खबर, अलकायदा के आतंकियों से जुड़ी हुई। अलकायदा से जुड़े 4 बांग्लादेशियों पर बड़ा खुलासा। गुजरात एटीएस ने मॉडस ऑपरेंडी का खुलासा किया। टेक्नोलॉजी के साथ अलकायदा के लिए काम करते थे आरोपी। टॉर ब्राउजर, डार्क वेब का इस्तेमाल किया जाता था इन आतंकियों की तरफ से। आतंकी रिक्रूटमेंट के लिए भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते थे। जिहादी लोगों को ढूंढने का काम करते थे। एटीएस ने बताया अलकायदा के लिए फंड्स इकट्ठा करने का काम होता था इनका। और अगली अहम खबर, आतंकी संगठन हिजबुत तहरीर से जुड़ी हुई एचयूटी के 10 आतंकियों को 2 जून तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया। 6 आतंकी पहले से ही न्यायिक हिरासत में हैं। एमपी एटीएस ने किया था एचयूटी के 16 आतंकियों को गिरफ्तार। एनआईए कर रही है एचयूटी की देश विरोधी साजिशों की जांच। एचयूटी आतंकियों को देश के बाहर से दिए जा रहे थे निर्देश। और बिग एंड बोल्ड में अगली अहम खबर, G20 को लेकर श्रीनगर में आयोजित G20 वर्किंग ग्रुप का आखिरी दिन रहा। 29 देशों के 61 प्रतिनिधियों ने टूरिस्ट स्पॉट्स में पहुंचकर वहां की सैर की। कश्मीर की ट्रेडिशनल ड्रेसेस में दिखाई दिए विदेशी मेहमान। पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा देना कश्मीर में G20 की बैठक का मुख्य उद्देश्य। और बिग एंड बोल्ड में अगली अहम खबर, ऑस्ट्रेलिया से 3 देशों का दौरा करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया से भारत रवाना हो गए हैं। मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई सरकार और पीएम अल्बनीज़ी का धन्यवाद किया। पीएम मोदी और अल्बनीज़ी के बीच हुई द्विपक्षीय बातचीत बेहद सकारात्मक रही। भारत के सम्मान में तिरंगे के रंग में रंगा सिडनी हार्बर ब्रिज और ओपेरा हाउस दिखाई दिया। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई पीएम को क्रिकेट वर्ल्ड कप देखने भारत आने का न्योता दिया। और बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब जब हिंदुस्तान की धरती पहुंच रहे हैं, यहां भारतीय जनता पार्टी ने उनके स्वागत की भव्य तैयारियां की हैं। और आपको यह बता दूं कि ठीक 7:30 बजे बिग एंड बोल्ड स्पेशल में देखिए ऑस्ट्रेलिया से हिंदुस्तान तक धर्म रक्षक मोदी। लेकिन फिलहाल आपको आगे लिए चलता हूं। एलएसी पर चीन की नई चाल से बाखबर करना बेहद जरूरी, वो किए देता हूं। नॉर्दर्न और ईस्टर्न सेक्टर्स के बाद अब एलएसी के शांत इलाकों में एंट्री करने के बारे में सोच रहा है ड्रैगन। आप जानते हैं ये ईस्टर्न सेक्टर है, ये है वेस्टर्न सेक्टर, लेकिन ये जो बीच का हिस्सा है मिडिल सेक्टर, अब यहां भी निगाहें गड़ाए हुए वो उत्तराखंड से लगे एलएसी पर कनेक्टिविटी बढ़ाने पर जोर दे रहा है। मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर और एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। नीति दर्रे के नजदीक सारंग पोलिंग जिन में हेलीपैड्स बनाने की कोशिश है। 1962 में चीन भारत युद्ध के बाद से ही नीति दर्रा बंद है। नीति दर्रे और तुंजुन दर्रे के नजदीक पीएलए के कैंप्स भी नजर आ रहे हैं। और ये बताता है कि ये मिडिल सेक्टर किस तरीके से अब ध्यान देने की और ज्यादा जरूरत है। हालांकि चीन को मुंहतोड़ जवाब देने में भारत भी पीछे नहीं है। हिंदुस्तान लगातार एलएसी के पास अपनी ताकत को बढ़ाने में लगा हुआ है। भारत की तरफ से सड़क और पुल निर्माण समेत कई बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विकास किया जा रहा है। और अब आपको दिखाता हूं ये बिग एंड बोल्ड ट्वीट।
दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सह आरोपी अंकुश और वैभव जैन की डिफॉल्ट जमानत याचिकाओं को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। ईडी ने उनकी जमानत याचिका का विरोध किया और कहा कि जांच लंबित होने का मतलब ये नहीं है कि आरोपी डिफॉल्ट जमानत के हकदार हैं। दिल्ली के शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के 2 सहयोगियों के ठिकानों समेत 6 जगहों पर छापेमारी की। इस पर संजय सिंह ने कहा कि ईडी अपनी ताकत का इस्तेमाल कर शराब घोटाले में लोगों को फंसाने की कोशिश कर रही है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भीषण सड़क हादसा हुआ। डैम पर काम कर रहे मजदूरों को ले जा रही क्रूजर गाड़ी पलट गई। इस हादसे में 6 मजदूरों की मौके पर मौत हो गई, कई गंभीर रूप से जख्मी हो गए। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस हादसे पर दुख जताया है। मध्य प्रदेश के देवास में आज तेज रफ्तार डंपर ने ऑटो को टक्कर मार दी, जिससे 4 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में एक महिला और उसके 2 बेटों की भी जान चली गई। वहीं ऑटो में सवार 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। दोनों को देवास जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मध्य प्रदेश में बैंक अकाउंट किराए पर देने वाला गैंग लोगों को अपना शिकार बना रहा है। साइबर ठग लोगों को 2-3 हजार रुपए देकर पासबुक और एटीएम रख लेते हैं और फिर इन्हीं अकाउंट में ठगी का पैसा जमा कराते हैं। ये गैंग नरसिंहपुर, बैतूल, जबलपुर समेत कई शहरों में लोगों को अपना शिकार बना रहा है। और अब बात पॉलिटिक्स की, और पॉलिटिक्स में पहले धर्म दंड की, राजदंड की। नई संसद में होगी सेंगोल, यानी राजदंड की स्थापना। स्पीकर की कुर्सी के पास रखा जाएगा सेंगोल। गृहमंत्री अमित शाह ने देश को यह जानकारी दी। नई संसद में रखा जाएगा यह सेंगोल और सत्ता के हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर इसको रखा जाएगा। 28 मई देश के लिए ऐतिहासिक दिन होगा। विपक्ष के बहिष्कार पर भी बोले गृहमंत्री, कहा हमने सबको आमंत्रित किया है, राजनीति तो चलती रहेगी, लेकिन हमारी इच्छा है कि सब लोग पधारें। और अब देश के गृहमंत्री ने आज जिस सेंगोल का जिक्र किया उसके बारे में जानकारी बहुत जल्दी से आपको दे देता हूं कि आखिर ये है क्या। सेंगोल असल में संस्कृत शब्द शंकु यानी शंख से लिया गया है और हिंदू धर्म में पवित्र शंख का इस्तेमाल संप्रभुता के प्रतीक के तौर पर भी होता है, जो भारतीय सम्राट की शक्ति और अधिकार का परिचायक है। मौर्य, गुप्त, चोल, विजयनगर साम्राज्य में सेंगोल का इस्तेमाल किया गया। 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू को यह सौंपा। 1947 के बाद सेंगोल का इस्तेमाल नहीं हुआ। शक्ति हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर 14 अगस्त 1947 की रात में पंडित नेहरू ने माउंटबेटन से सेंगोल लिया था। 1960 से पहले आनंद भवन, फिर इलाहाबाद म्यूजियम में सेंगोल रखा गया। चांदी से बने सेंगोल का वजन 800 ग्राम और ये गोल्ड प्लेटेड है और इसकी लंबाई 5 फीट है। सेंगोल के ऊपर शिव की सवारी नंदी बनाई गई है। कुछ दिन पहले इसे इलाहाबाद म्यूजियम से लाकर दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया और अब संसद में स्पीकर की कुर्सी के पास ये राजदंड दिखाई देगा। और देश में नई संसद पर कैसे सियासी संग्राम छिड़ गया है, बिग एंड बोल्ड में अगली स्टोरी है। संसद के उद्घाटन कार्यक्रम का 19 विपक्षी दलों ने बहिष्कार किया है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, टीएमसी, जेडीयू, आरजेडी, शिवसेना, एसपी समेत कुल 19 पार्टियों ने बहिष्कार किया है। विपक्ष की मांग है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करें उद्घाटन। राहुल गांधी बोले संसद अहंकार की ईंटों से नहीं बनती, तो प्रहलाद जोशी बोले बॉयकॉट के फैसले पर विचार करे विपक्ष। बता दें कि 28 मई को पीएम मोदी करेंगे नई संसद का उद्घाटन और इस पर कई जगहों पर तो कांग्रेस की तरफ से भी स्वर उभरने लगे हैं। ये बताया जा रहा है कि राजीव गांधी ने लाइब्रेरी का भूमि पूजन किया था। इंदिरा गांधी ने अगर एनेक्सी की नींव रखी थी तो उस समय भी तो लोग पहुंचे होंगे। ये किस तरीके की शुरुआत विपक्ष करना चाह रहा है। और कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने तोड़ी भाषा की मर्यादा की सीमा। पीएम मोदी के खिलाफ अपशब्द का प्रयोग किया। 2000 रुपए के नोट बंद होने को लेकर पीएम पर साधा निशाना। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तोड़ी मर्यादा, विवादित बयान दिया। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी बोला हंगामा, बोला और कहा दोनों पार्टियां कांग्रेस को खत्म करने के मिशन पर लगी हुई। मातोश्री में उद्धव ठाकरे से मिले दिल्ली के सीएम केजरीवाल। पिछले कुछ दिनों से विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश में लगे हुए हैं। मुंबई में केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा लोकतंत्र बचाने के लिए साथ में आना जरूरी होगा। कल शरद पवार से उनकी मुलाकात होनी है और राज्यसभा में मोदी सरकार को चैलेंज करने की उनकी तैयारी। और अब अगली बिग एंड बोल्ड स्टोरी, केरल के मंदिरों में अब नहीं लगेगी आरएसएस की शाखा। त्रावणकोर देवास्वम बोर्ड यानी टीडीबी ने जारी किया है सर्कुलर। टीडीबी के अंतर्गत 1248 मंदिर। शाखा बैन को लेकर केरल में सियासी घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस ने किया है टीडीबी का समर्थन। केरल बीजेपी के नेताओं ने जताया विरोध, कहा मंदिरों पर कब्जे की साजिश हो रही है। लेफ्ट और कांग्रेस का एजेंडा सामने आ गया। अशोक गहलोत को लेकर एक बड़े घोटाले का आरोप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगाया जा रहा है और कहा जा रहा है यह हवा में नहीं है, इसके कागजात में। देखिए रिपोर्ट।
कर्नाटक के बाद राजस्थान में भी चुनाव से पहले भ्रष्टाचार का मुद्दा गर्म हो गया है। बीजेपी ने आक्रामक तरीके से गहलोत सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर और सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने राज्य सरकार पर 3,500 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है। मामला आईटी विभाग से जुड़ा है जो सीएम गहलोत के पास है। बीजेपी का आरोप है कि चीन में बनी घटिया क्वालिटी की महंगी 135 पॉश मशीनों को ब्लैक लिस्टेड कंपनी से खरीदा गया। सरकारी योजनाओं के प्रचार के लिए एलईडी स्क्रीन खरीदी गई और मेंटेनेंस में भी घपला किया गया। बीजेपी का आरोप है कि दूसरे विभागों को मिलाकर 25,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, जिसकी शिकायत ईडी और सीबीआई से की जाएगी। आईटी विभाग इसलिए भी सवालों के घेरे में है क्योंकि हाल ही में योजना भवन के डीओआईटी दफ्तर से 2.5 करोड़ की नकदी और 1 किलो सोना मिला है, जो जांच के घेरे में है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि गहलोत सरकार ने भ्रष्टाचार की सारी हदें पार कर दी हैं। 7 जून को बीजेपी गहलोत सरकार के खिलाफ सचिवालय का घेराव करेगी। हालांकि गहलोत के मंत्री बीजेपी के आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं। और बिग एंड बोल्ड में अगली अहम खबर की तरफ आपको लिए चल रहा हूं, जो कि बागेश्वर बाबा से संबंधित है। बागेश्वर सरकार यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री को मिली है वाई कैटेगरी की सुरक्षा। केंद्र सरकार ने दी है ये सुरक्षा को मंजूरी। आज बालाघाट में सजा बाबा का दिव्य दरबार। विरोधियों पर बाबा का कटाक्ष, कहा हमारे खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने वालों को भी जय। बता दें कि गुजरात के 4 शहर सूरत, अहमदाबाद, बड़ोदरा और राजकोट में बाबा के सत्संग की तैयारी है। 26 मई से 7 जून तक गुजरात में लगने वाला है दिव्य दरबार। इसी के विरोध में हाईकोर्ट में लगाई गई थी याचिका। गुजरात हाईकोर्ट का सुनवाई से इनकार। लेकिन जब किसी को वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिलती है तो क्या होता है? वाई प्लस कैटेगरी की सुरक्षा क्या क्या उसमें हासिल होता है और कैसे वो पहले के मुकाबले सुरक्षा को बेहतर बना देता है? ये वाई प्लस सिक्योरिटी में क्या क्या होता है? सुरक्षा घेरे में 11 सिक्योरिटी गार्ड शामिल होते हैं। इसमें 1 या 2 कमांडो भी मौजूद होते हैं और 2 पीएसओ भी यहां सिक्योरिटी के काम में लगाए जाते हैं। घेरे में राज्य पुलिस कर्मी भी शामिल होते हैं। इस तरीके से वाई प्लस कैटेगरी मिलने के बाद बाबा बागेश्वर पहले से ज्यादा सुरक्षित होंगे। लेकिन अब अगली अहम खबर की तरफ आपको लिए चलता हूं। ये एक बिग एंड बोल्ड एस्पेक्ट आपको बताने के लिए बाबा बागेश्वर से जुड़ा हुआ एक और पहलू। बागेश्वर सरकार के जीवन संघर्षों पर बनेगी फिल्म। बायोपिक का नाम होगा द बागेश्वर सरकार। डायरेक्टर विनोद तिवारी ने किया फिल्म बनाने का ऐलान। फिल्म में धीरेन्द्र शास्त्री के बचपन से लेकर बागेश्वर सरकार बनने तक का पूरा सफर दिखाया जाएगा। फिल्म के स्क्रिप्ट, कास्ट और रिलीज की तारीख सब कुछ खुद धीरेन्द्र शास्त्री तय करेंगे। 2024 में रिलीज होगी ये फिल्म। और अब आपको दिखाता हूं ये बिग एंड बोल्ड पॉलिटिकल क्विक टेक। नए संसद भवन के उद्घाटन पर मचे सियासी बवाल के बीच एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने नया शिगुफा छेड़ दिया है। ओवैसी ने कहा प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों को ही नए संसद भवन का उद्घाटन नहीं करना चाहिए। ओवैसी के मुताबिक प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कार्यपालिका का हिस्सा हैं, जिस वजह से नए संसद भवन का उद्घाटन स्पीकर को करना चाहिए। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा में बीजेपी जेजेपी गठबंधन के टूटने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। सोर्सेस के मुताबिक दोनों ही पार्टियों ने अकेले लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस बीच जेजेपी ने बीजेपी को नसीहत देते हुए कहा है कि गठबंधन में धैर्य की दरकार है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के बड़े नेताओं के बीच खींचतान शुरू हो गई है। पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव ने विधायकों के साथ सीएम शिवराज सिंह से मुलाकात की है और नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह की शिकायत की है। हालांकि गोपाल भार्गव ने भूपेंद्र सिंह की शिकायत की खबरों का खंडन किया है। सुब्रमण्यम स्वामी ने नए पासपोर्ट के लिए राहुल गांधी की याचिका का विरोध किया है। दावा किया गया है कि इससे नेशनल हेराल्ड मामले में जांच प्रभावित हो सकती है। दरअसल संसद सदस्यता जाने के बाद राहुल गांधी ने डिप्लोमेटिक पासपोर्ट सरेंडर करके साधारण पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है। इस याचिका पर 26 मई को सुनवाई होगी। लोकसभा चुनाव से पहले सीएम योगी ने बड़ा ऐलान किया है। योगी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना को लेकर कहा कि जिन लोगों को अब तक इसकी किस्त नहीं मिली है उनको भी इस योजना से जोड़ा जाएगा। यह घोषणा सीएम योगी का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। और बिग एंड बोल्ड में अब आपको लिए चलता हूं इंटरनेशनल इवेंट्स की तरफ। और सबसे पहले यह बताता हूं कि 1992 में पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप जीतने वाले इमरान खान को एहसास हो गया है कि मुसीबत के दौर में सियासत में लोग 9-2-11 होने लगते हैं। ये खबर देखिए, इमरान खान की पार्टी के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का बड़ा बयान, बोले पीटीआई को बैन करने पर हो रहा है विचार। कुछ ही देर बाद शाम 7:30 बजे पाकिस्तान को संबोधित करने वाले हैं इमरान खान। और बिग एंड बोल्ड में अगली अहम खबर यहां आप देखने वाले हैं, पाकिस्तान से ही है। 2 करीबी सहयोगियों ने छोड़ दिया इमरान खान का साथ।
शिरीन मजारी और फयाजुल हसन चौहान का पीटीआई छोड़ने का ऐलान। 9 मई की हिंसा के बाद कई नेताओं ने छोड़ दिया इमरान का साथ। शिरीन मजारी को 12 मई के बाद 4 बार किया गया गिरफ्तार। रिहा होने के बाद मजारी ने सक्रिय राजनीति से संन्यास की ही घोषणा कर दी। शिरीन मजारी इमरान सरकार में थी मानवाधिकार मंत्री। बिग एंड बोल्ड में अगली अहम खबर ईरान से। ईरान में फिर से हावी हो रही हैं कट्टरपंथी ताकतें। 8 महीने बाद फिर से महिलाओं पर जुल्म शुरू। हिजाब न पहनने पर महिलाओं पर लगेगा 49 लाख रुपए तक का जुर्माना। महिलाओं का पासपोर्ट भी किया जा सकता है सीज। हिजाब आंदोलन में 1,70,000 को जेल की बात, माफ कीजिए 17,000 को जेल की बात और 10 को फांसी। 9,000 महिलाएं भी जेल में और 500 प्रदर्शनकारियों की मौत। बिग एंड बोल्ड में अगली अहम खबर ये महाशक्ति अमेरिका को लेकर। नकदी संकट से जूझ रहे अमेरिका पर दिवालिया होने का खतरा। नए कर्ज के लिए बिल पास कराने का 10 दिन का वक्त बचा है। सिर्फ संसद से कर्ज की मंजूरी की कोशिश कर रहे हैं राष्ट्रपति बाइडेन। कर्ज सीमा बढ़ाने पर सहमति देने को तैयार नहीं है रिपब्लिकन्स। बिल पास नहीं हुआ तो तकनीकी तौर पर दिवालिया माना जाएगा। अमेरिका का घाटा $400 मिलियन से बढ़कर $3 ट्रिलियन हो गया। और बिग एंड बोल्ड में अगली अहम खबर श्रीलंका से है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है सितंबर तक अपनी कर्ज के पुनर्गठन की प्रक्रिया, रीस्ट्रक्चरिंग की प्रक्रिया अपनी डेट की पूरी कर ले श्रीलंका। श्रीलंका को दी गई बेल आउट सुविधा की समीक्षा IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने। राष्ट्रपति रणिल विक्रमसिंघे ने इस पर क्या कहा? दिवालिया अर्थव्यवस्था को स्थिर स्तर पर लाएंगे। IMF सुनिश्चित करना चाहता है कि श्रीलंका अपनी प्रतिबद्धता पूरी करे। WHO ने कहा कि कोरोना महामारी नहीं रह गया, लेकिन यहां जो दिखाई दे रहा है चाइना में, जरा उसको देखिए और फैसला कीजिए कोरोना गया क्या। दुनिया कोरोना संक्रमण का खौफनाक दौर देख चुकी है। लोग अब वायरस के साथ जीना सीख चुके हैं, लेकिन महामारी का खतरा अभी टला नहीं है। चीन में कोरोना की नई लहर देखी जा रही है, जिसके चलते जून में आखिर तक चीन में हर हफ्ते 6.5 करोड़ लोग संक्रमित हो सकते हैं। ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट XBB को लेकर डॉक्टर जोंग नानशान ने भविष्यवाणी की है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक मई के आखिर तक XBB वेरिएंट के हर हफ्ते 4 करोड़ और 1 महीने बाद 6.5 करोड़ मामले सामने आने की उम्मीद है। बीजिंग ने 6 महीने पहले कोविड प्रतिबंधों को खत्म किया था, लेकिन इससे 1.4 अरब लोगों के वायरस की चपेट में आने का खतरा पैदा हो गया। चाइनीज सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने अपने साप्ताहिक आंकड़े अपडेट करना भी बंद कर दिया है, जिसकी वजह से चीन में संक्रमण का अंदाजा नहीं लग रहा। हालांकि XBB के खतरे से निपटने के लिए चीन नए टीकों के साथ अपने वैक्सीन भंडार को बढ़ाने में लगा है। उधर जिनेवा में WHO के प्रमुख टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस ने कहा कि अगली महामारी की तैयारी हमें अभी से शुरू करनी होगी। 30 जनवरी 2020 को WHO ने इसे ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया था, लेकिन पिछले दिनों WHO की तरफ से कहा गया था कि कोरोना अब ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी नहीं रह गया। कोरोना ने अब तक दुनिया भर में 70 लाख लोगों की जान ली है। तो यह है कि WHO को कोरोना के बारे में कोई भविष्यवाणी करने से पहले चाइना से पूछ लेना चाहिए। ये कहने जा रहे हैं, कह दें कि नहीं। बहरहाल आगे आपको ये बताऊं कि किस तरीके से अमेरिका में आग का भीषण तांडव देखने को मिला। तबाही की तस्वीरें देखिए, ये अमेरिका की हैं। अमेरिका के मिशिगन स्टेट से तस्वीरें आई, जहां बीती रात एक आलीशान मॉल में भीषण आग लग गई। देखते ही आग फैलती चली गई, विकराल हो गई और हालात ऐसे हो गए कि धुएं की वजह से लोगों के लिए सांसों का संकट पैदा हो गया। शीशे तोड़कर फायर फाइटर बिल्डिंग में घुसे, आग को काबू में पाया। बताया जा रहा है कि आग एक कॉस्मेटिक शॉप में लगी और देखते ही देखते आसपास की कई दुकानों को अपनी जद में ले लिया। और बिग एंड बोल्ड इंटरनेशनल में अब बात इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की, यानी INSTC की, जो रेल, रोड और समुद्री मार्ग से रूस के सेंट पीटर्सबर्ग को मुंबई से जोड़ेगा। पहले यह समझिए कि रूट क्या है, फिर मैं आपको इसके फायदे बताऊंगा। INSTC 4 देशों के 10 बड़े शहरों को जोड़ेगा। 4 देश, 10 बड़े शहर। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग से इस कॉरिडोर की शुरुआत होगी। यहां से मॉस्को के बीच 701 किलोमीटर हाईवे और रेल रूट का इस्तेमाल होगा। मॉस्को से आस्ट्राखान की दूरी 1398 किलोमीटर है और दोनों शहर हाईवे और रेल के जरिए आपस में जुड़े हुए हैं। रूस के आस्ट्राखान से INSTC अजरबैजान के बाकू शहर की तरफ जाएगा। आस्ट्राखान और बाकू की दूरी 899 किलोमीटर है और दोनों शहर रोड और रेल से आपस में जुड़े रहेंगे। बाकू से INSTC की एंट्री ईरान में होगी। 289 किलोमीटर दूर अस्तारा भी हाईवे और रेल रूट से कनेक्टेड रहेगा। यहां से 165 किलोमीटर दूर ये रास्ता पहुंचेगा रास्त शहर तक,
और यहां के लिए सिर्फ रोड रहेगी, रेल नहीं। रेलवे ट्रैक पर काम जारी है। रास से तेहरान 320 किलोमीटर दूर है और यहां से वापस रेल और रोड दोनों की कनेक्टिविटी होगी। तेहरान से वाक्फ की दूरी 745 किलोमीटर है, वाक्फ से 618 किलोमीटर दूर। बंदर अब्बास भी रेल रोड के जरिए वेल कनेक्टेड रहेगा। ईरान के बंदर अब्बास से मुंबई की दूरी 1500 किलोमीटर है, जो अरब सागर से कार्गो शिप के जरिए तय की जाएगी। और अब समझते हैं इस मेगा कॉरिडोर से किसको क्या फायदा होगा। सबसे पहले भारत की बात कर लेते हैं। भारत की को फायदा क्या होगा? पाकिस्तान और चीन के बीच में जो गठजोड़ चल रहा है, ओबोर का जवाब मिलेगा, सीपेक का जवाब मिलेगा। पाकिस्तान के से पार के देशों में पहुंच बढ़ेगी हमारी। सेंट्रल एशिया, यूरोप में हमारी पहुंच और बढ़ेगी और भारत को कम लागत वाला नया रूट मिल जाएगा। सेंट पीटर्सबर्ग से मुंबई का सफर 40 की जगह 30 दिनों में ही तय कर दिया जाएगा, लिहाजा ट्रांसपोर्ट लागत में 30% की कमी आएगी। रूस की बात करें तो INSTC का 2101 किलोमीटर का हिस्सा रूस में प्रतिबंधों के बीच सुरक्षित रूट हासिल करने का काम होगा इससे, और पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों से राहत मिलेगी। भारत समेत मध्य एशिया के कई बाजार उसको मिलेंगे। स्वेज नहर का सुरक्षित वैकल्पिक रूट मिलेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत करने में सहायता मिलेगी। INSTC का 3046 किलोमीटर का हिस्सा ईरान में है। ईरान में वित्तीय संसाधनों का संकट खत्म होगा। अमेरिकी प्रतिबंधों के असर को कम करने में मदद मिलेगी। आर्थिक संकट से निकलने में सहायता मिलेगी। INSTC का 800 किलोमीटर का हिस्सा अजरबैजान में है। बाकू शहर को सबसे ज्यादा फायदा कार्गो बिजनेस का इजाफा इसके जरिए होगा। और अब आपको दिखाता हूं दुनिया की 5 और अहम खबरें बिग एंड बोल्ड इंटरनेशनल ट्रिप से। अमेरिका के व्हाइट हाउस में ट्रक लेकर घुसने की कोशिश कर रहे एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ट्रक ने पहले सिक्योरिटी बैरियर को टक्कर मारी, फिर नाजी झंडा लहराया। आरोपी की पहचान मसौरी के साई वर्षित कंडूला के तौर पर हुई है। पुलिस का दावा है कि आरोपी का मकसद बाइडेन की हत्या करना था। अमेरिका ने उत्तर कोरिया पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। प्योंगयांग यूनिवर्सिटी ऑफ ऑटोमेशन और चिनयोंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन कंपनी समेत 4 संगठनों पर प्रतिबंध लगाया गया है। अमेरिका का आरोप है कि पैसों के लिए ये संगठन हैकिंग और गलत तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। नेटो के जापान में शामिल होने की खबरों पर विराम लग गया है। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने कहा कि अभी नेटो में शामिल होने को लेकर आधिकारिक या अर्ध सरकारी किसी तरह की योजना नहीं है। जापान में संपर्क कार्यालय खोलने के लिए नेटो और जापान के बीच चर्चा चल रही है। फ्रांस में पर्यावरण को बचाने के लिए सरकार ने बड़ी पहल की है। फ्रांस में अब ट्रेन से ज्यादातर हिस्सों में सामान की सप्लाई होगी। कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए डोमेस्टिक शॉर्ट हॉल फ्लाइट्स भी बंद कर दी गई हैं। बुल्गेरियाई राइटर जॉर्जी गोस्पोडिनोव को बुकर प्राइज मिला है। नोबेल टाइम शेल्टर के लेखक जॉर्जी और ट्रांसलेटर एंजेला रोडेल को $62,000 की पुरस्कार राशि मिली। टाइम शेल्टर ने इस पुरस्कार की दौड़ में शामिल 5 किताबों को पछाड़कर यह खिताब जीता। और अब ट्रेंडिंग खबरों की तरफ आपको ले चलता हूं। मौसम लवली मौसम होगा या मौसम बेईमान हो जाएगा आने वाले दिनों में, आप जानना चाहते हैं तो ये देखिए। दिल्ली वालों को गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम विभाग ने आगे भी जताई है बारिश की संभावना। अगले 5 दिन देश के अलग अलग राज्यों में बारिश होगी। दिल्ली समेत पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में बारिश के आसार है। बिहार वासियों को भी तपती जलती गर्मी से कुछ दिनों की राहत मिलेगी। जाने माने टीवी एक्टर नितिश पांडे का निधन हो गया है। दिल का दौरा पड़ने से उनकी जान गई है। नितिश के निधन पर बॉलीवुड के कई कलाकारों ने जताया दुख। शोक में डूबी टीवी इंडस्ट्री। इन दिनों टीवी सीरियल अनुपमा में नजर आ रहे थे नितिश पांडे। कई टीवी शोज और फिल्मों में कर चुके हैं वो काम। और ट्रेंडिंग में अब आपको सावधान करने वाली खबर, चीन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से करोड़ों की ठगी हुई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से दोस्त बनकर लगाया 5 करोड़ का चूना। फेस स्वैपिंग की मदद से स्कैम को दिया अंजाम। स्कैमर्स ने दोस्त का चेहरा बनाकर मदद के नाम पर मांगे पैसे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुरुपयोग शुरू हो चुका है, सावधान रहिएगा। और ट्रेंडिंग में अगली खबर, आपके अधिकार और आपको जागरूक करने वाली। चंडीगढ़ में सलून पर लगा 1 लाख का जुर्माना। मोहाली के एक सलून पर कंज्यूमर कोर्ट ने लगाया है ये जुर्माना। दरअसल एक महिला ने सलून में बालों को कर्ल करवाया था। 1 हफ्ते में वो खराब हो गए, जिसके बाद महिला ने कंज्यूमर कोर्ट में कहा तो गया था कि 1 हफ्ते से ज्यादा चलेंगे, हफ्ते भी नहीं चले। कोर्ट ने महिला के फेवर में सुनाया फैसला और 1 लाख रुपए अब पार्लर वाले को देने। और अब आपको दिखाता हूं ये अहम खबर, जरा देखिए। कई जगहों पर विकास के लिए जो काम किए जा रहे हैं वहां विकास का इंटीग्रेटेड ना होना खतरनाक हो जाता है। देखिए, सड़क हादसे का ये सीसीटीवी फुटेज दिल्ली के प्रगति मैदान टनल का है। सोमवार की रात 9:45 पर युवक बाइक पर टनल से गुजर रहा था, तभी उसकी बाइक पिलर से टकरा गई। वो गंभीर रूप से जख्मी हो गया। सिर पर चोट लगने से उसकी मौत हो गई। दरअसल टनल के अंदर कनेक्टिविटी की बड़ी समस्या है, जिसके चलते पीसीआर को कॉल करने में 15 मिनट लग गए। राहगीरों ने पीसीआर को कॉल करके बुलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ना तो टनल में नेटवर्क मिलता है और ना ही SOS कॉल।
SOS सिस्टम का बटन दबाकर भी मदद मांगी गई, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया। करीब 20 मिनट बाद PCR टीम मौके पर पहुंची और 19 साल के युवक राजन को लेडी हार्डिंग अस्पताल में दाखिल कराया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। पिछले साल जुलाई में इस टनल का उद्घाटन हुआ था, लेकिन इस हादसे ने यहां की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है। टनल को दिल्ली सरकार के PWD विभाग ने बनाया है। इसके भीतर मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए विभाग जूझ रहा है। कुछ बूस्टर्स इंस्टॉल भी किए गए हैं, लेकिन नेटवर्क समस्या जस की तस है। 19 साल का राजन राय उत्तम नगर का रहने वाला था और मेरठ से घर वापस लौट रहा था, तभी हादसे का शिकार हो गया। परिवार वालों का आरोप है कि अगर 15 मिनट बर्बाद न होते तो राजन की जान बच सकती थी। और ई-कॉमर्स कंपनी अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस ने अपनी गर्लफ्रेंड लॉरेन सैंचेज के साथ सगाई कर ली है। सगाई की इन खबरों की पुष्टि लॉरेन के हाथ में हार्ट शेप वाली डायमंड रिंग ने की। वेस्टर्न मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 2018 से ही दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। सोर्सेज से मिल रही जानकारी के मुताबिक इस जोड़े ने एक शानदार यॉट पर सगाई की। इस यॉट की कीमत ही 4100 करोड़ रुपए से ज्यादा है। दोनों जल्दी शादी के बंधन में बंध सकते हैं। बता दें कि जेफ बेजोस की ये दूसरी शादी है। 2019 में जेफ बेजोस का अपनी पत्नी मैकेंजी से तलाक हो चुका है। कपल इस समय कान फिल्म फेस्टिवल के लिए फ्रांस में है, जहां वो स्टार स्टडेड पार्टी सर्किट में शामिल हो रहा है। जिस यॉट पर दोनों ने सगाई की है, उस पर जेफ ने अपनी गर्लफ्रेंड का स्कल्पचर भी बनवाया हुआ है। और अब आपको इस बिग एंड बोल्ड स्टोरी की तरफ ले चलता हूं, किस तरह देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन के दिन आ चुके हैं। SBI की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2016-17 में UPI से 6,947 करोड़ रुपए मूल्य के 1.8 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए। वो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में बढ़कर रिकॉर्ड 139 लाख करोड़ हो गया और टोटल 8,375 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए, यानी 2004 गुना ज्यादा। अच्छी बात यह है कि डिजिटल लिटरेसी शहरों की तुलना में गांव में तेजी से बढ़ी है। UPI भुगतान में गांव ने शहरों को पीछे छोड़ दिया। 2022-23 में मूल्य के लिहाज से UPI भुगतान में गांव का हिस्सा बढ़कर 25% पहुंच गया, जबकि शहरों की हिस्सेदारी 20% रही। रिपोर्ट में कहा गया है कि पैसे निकालने के लिए पहले लोग साल में औसतन 16 बार ATM में जाते थे। अब यह संख्या घटकर 8 बार यानी आधी हो गई है। जाहिर है डिजिटल भुगतान की वजह से अब ATM से कैश विड्रॉल में गिरावट आई। और अब आपको दिखाता हूं बिग एंड बोल्ड ट्रेंडिंग क्विक टिप्स। अडानी ग्रुप के शेयरों में तूफानी रफ्तार पर ब्रेक लगा। अडानी ग्रुप के 5 स्टॉक्स में आज गिरावट देखने को मिली। दिन भर के उतार चढ़ाव सेंसेक्स 208 पॉइंट गिरकर 61,774 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 62.60 पॉइंट गिरकर 18,285 के लेवल पर बंद हुआ। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने टीचर्स के लिए बम्पर वैकेंसी निकाली है। वहां हाई स्कूल शिक्षकों के लिए 8,720 पदों पर भर्तियां होंगी। आवेदन की आखिरी तारीख 1 जून है। MP हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के लिए esb.mp.gov.in वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। दुनिया की दिग्गज एंटरटेनमेंट कंपनी द वॉल्ट डिज्नी एक बार फिर छटनी की तैयारी कर रही है। वेस्टर्न मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये अमेरिकी कंपनी 2,500 कर्मचारियों की छुट्टी कर सकती है। ये तीसरी बार है जबकि कंपनी कटौती के नाम पर कर्मचारियों की छटनी कर रही है। गो फर्स्ट की फ्लाइट सेवा को लेकर अभी सस्पेंस बरकरार है। दिवालिया घोषित होने की प्रक्रिया से गुजर रहे गो फर्स्ट एयरलाइंस ने DGCA को दिए जवाब में कहा है कि फ्लाइट रिज्यूम करने को लेकर कोई स्पेशल कमिटमेंट नहीं है। बीते 3 मई से 26 मई तक गो फर्स्ट की उड़ानें ठप हैं। कर्नाटक की नई सरकार की फ्री बिजली स्कीम के चलते इलेक्ट्रिक स्टोव की डिमांड बढ़ गई है। सरकार ने 200 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा किया है, जिसके बाद इलेक्ट्रिक स्टोव की सबसे ज्यादा डिमांड कर्नाटक के ग्रामीण इलाकों में देखने को मिल रही है।